हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में हमने अपने चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को। ये हमारा जो चैप्टर है आज का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point O x y z all in meters in a space is given by V equals to 4x square volts. The electric field at the point 1 meter to 1 meter, 0, 2 meter in volt per meter is. हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है और उस पोटेंशियल की मदद से हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या पता करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर आपको याद होगा जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, वो होता है E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसका? पोटेंशियल का फील्ड के साथ। तो यहां पर हमें V कितना दे रखा है? यहां पर हमें V दे रखा है 4x स्क्वायर। क्या दे रखा है? 4x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इस वोल्टेज के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। V की जगह पर 4x स्क्वायर रखेंगे। एक्चुअली यहां जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स है वहां पर पोटेंशियल है, उस वहां पर ही पोटेंशियल है। वाई एक्सिस में ना जेड एक्सिस में कोई पोटेंशियल नहीं है। जो भी पोटेंशियल है हमारा वो किससे बिलोंग कर रहा है? किससे एसोसिएटेड है? एक्स एक्सिस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किससे एसोसिएटेड होगी? एक्स एक्सिस से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 4 तो ऐसे 4 कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में, और एक पावर कम कर दीजिए तो 2 से 1 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -8x। तो उस किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करेगी उस पॉइंट पर वो -8x की इक्वेशन से रिलेट करेगी। तो यहां पर माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करने की कोशिश करूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, मैं इसको ऐसे लिखूंगा E इज इक्वल्स टू माइनस 8x आई कैप, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू 8x माइनस आई कैप। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? माइनस आई का मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो यहां पर अब हमें किस पॉइंट पर? हमें इस पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। जाहिर सी बात है, अगर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई पोटेंशियल नहीं है तो किसी भी पॉइंट पर नहीं होगा। चाहे वो वाई एक्सिस पर हम 0 ओरिजिन पर देखना चाहे वाई एक्सिस पर, तब भी नहीं होगा। वाई एक्सिस में हम 10 मीटर दूर देखना चाहे, 3 मीटर दूर देखना चाहे, जब वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है तो कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, तो वहां पर अब वैसे अगर z एक्सिस में अगर पोटेंशियल नहीं है या फील्ड नहीं है तो वहां पर आप चाहे 1 मीटर पर देखना चाहेंगे, चाहे 2 मीटर पर, चाहे 3 मीटर पर, हर जगह आपको 0 वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किससे एसोसिएटेड है? एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है। तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगी? ये आएगी आपकी -8। आपको एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पर देखना है? 1 मीटर पर देखना है, तो यहाँ 1 रख दीजिए, पुट कर दीजिए एक्स की जगह पर, तो आ जाएगा -8 वोल्ट पर मीटर। ये आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। -8 का मतलब मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 वोल्ट पर मीटर है, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहां कोई ऑप्शन है जो आपको ये बता रहा हो? तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें, ए 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 8 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 16 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड 16 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 16 वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। अब यहां दिक्कत बच्चे की ये कर देते कि यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो माइनस साइन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्चुअली डायरेक्शन के लिए आ रहा है। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, पोटेंशियल पूछा जाए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, या पोटेंशियल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो आप इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने ना, जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको एक बात वहां बोली थी, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता, आप इस लेक्चर को देख करके चीजें समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये रिवीजन सेशन है, यहां पर हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं।
तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए चैप्टर का, तो आप पहले अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, उनको उसको रीड करिए थॉरोली, ठीक है, डाउट्स वगैरह क्लियर करिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाने का ही मतलब बनता है, क्योंकि यहाँ जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप कैसे अप्रोच करोगे, ये सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए कि कैसे सॉल्व होगा, नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको सही लगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है कि एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया, एक बैटरी लगा करके, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज। आइडेंटिकल मतलब जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, दोनों की कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर एक की कैपेसिटेंस को सी मानेंगे तो दूसरा का भी कैपेसिटेंस अपने आप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। Identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resultant, तो जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो दोनों कैपेसिटेंस के पास होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी 4 टाइम्स, डिक्रीज कर जाएगी 2 टाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इंक्रीज कर जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ये बोला। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे एक कैपेसिटेंस था मेरा, एक कैपेसिटेंस था मेरा, मान लेते हैं सी, ठीक है। इसको हमने चार्ज किया, मान लेते इसको हमने बैटरी लगाई और हमने इसको V वोल्ट से चार्ज कर दिया, सपोज दैट V वोल्ट से चार्ज कर दिया। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव प्लेट पर मान लेते प्लस क्यू चार्ज आएगा और निगेटिव प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। हमने चार्ज कर दिया, इसको फुल्ली चार्ज कर दिया। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और जितना बैटरी का पोटेंशियल था उतना पोटेंशियल इन प्लेट्स के बीच में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। यानी जो हमारा पहला वाला केस है जिसमें हमने कैपेसिटेंस को बैटरी में कनेक्ट करा, वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, उस पर कितना चार्ज आ गया, क्यू आ गया, और उस कैपेसिटेंस के प्लेट के बीच की वोल्टेज कितनी है, वी है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब अगला अनचार्ज कैपेसिटर आता है। अनचार्ज कैपेसिटर आया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू उसकी अभी भी सी है, क्योंकि ये अनचार्ज है। तो इस प्लेट पर भी कोई चार्ज नहीं, +0, और इस प्लेट पर भी -0 कूलम का चार्ज है। तो जो अब दूसरा वाला जो हमारा कैपेसिटेंस है, दूसरा वाला जो कैपेसिटेंस होगा, उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू तो सी होगी, लेकिन उस पर चार्ज क्या होगा, 0, और उसके पास पोटेंशियल क्या होगा, उसके, क्योंकि वो डिस्चार्ज, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसका भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की। तो देखो इनिशियली जो एनर्जी है फर्स्ट वाले के पास, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। जो एनर्जी होगी फर्स्ट के पास वो कितनी होगी, हाफ CV², फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरे के पास कितनी होगी, दूसरे के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उसने कोई चार्ज स्टोर नहीं किया है, क्योंकि उसका V 0 है, तो दूसरे के पास 0। तो टोटल एनर्जी कितनी है शुरू में, टोटल एनर्जी कितनी है शुरू में, टोटल एनर्जी है हाफ CV² + 0। तो टोटल एनर्जी U कितनी है इनिशियल, तो UI कितना है टोटल, UI आपका है हाफ CV² के बराबर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या किया गया है, अब देखो ये तो तब का केस है जब दोनों अलग हैं, मतलब एक को आपने बैटरी से जोड़ दिया था और एक को नहीं जोड़ा था, तब का केस है कि टोटल एनर्जी क्या है, तो हाफ CV², जो भी एनर्जी है इस वाले के पास है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम दोनों कैपेसिटेंस को, जिसके पास V वोल्टेज था, प्लेट्स के बीच में V वोल्टेज था, कैपेसिटेंस C था, चार्ज Q था प्लेट्स पर, उसको हम अनचार्ज कैपेसिटर के साथ ऐसे जोड़ देते हैं। हम उसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ ऐसे जोड़ देते हैं। अनचार्ज कैपेसिटर के साथ ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज जो होगा ये इधर से फ्लो करने लगेगा, या यूं कह लीजिए जब दो कैपेसिटेंस को हम आपस में जोड़ते हैं, एक चार्ज है एक डिस्चार्ज है, तो जो पोटेंशियल होता है एक के पास, वो क्या होता है, वो पोटेंशियल दोनों में क्या होता है, जब तक चार्ज तब तक इस प्लेट से यहां तक आएगा, +Q चार्ज इस प्लेट से तब तक यहां तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो अब देखो यहां पर मैं पूरी डेरिवेशन आपको करने नहीं जा रहा, मैं आपको एग्जैक्टली एक चीज बताता हूं। आपने जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ा होगा टॉपिक कैपेसिटेंस में, तो वहां पर आपने एक लॉस का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब एक कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होते हुए दूसरे में जाता है, या जब दोनों का पोटेंशियल बराबर होने
बराबर करने के लिए एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर तक फ्लो होता है, तो उस केस में एनर्जी लॉस कितनी होती है? तो उस केस में जो एनर्जी लॉस होती है उसका फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्या होती है? लॉस ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखता हूं, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अभी देखो ये जो फॉर्मूला आया डेल्टा यू होगा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कहां से आया? जैसे मैंने यहां पर निकाला ना इनिशियल एनर्जी टोटल कितनी है दोनों के पास, वैसे मैं यहां पर क्या करता, पहले मैं देखता कि यहां से V जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मतलब V डैश कितना हो जाएगा दोनों के पास, ठीक है। तो वो निकालता, फिर उससे दोनों की एनर्जी निकालता, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू तो सी ही रहने वाली है दोनों की, तो दोनों का पहले मैं देखता कि दोनों के पास कितना पोटेंशियल हो गया, क्योंकि जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होता तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो मैं देखता कि कब तक जो है, मतलब कितना पोटेंशियल दोनों का होता, पहले V डैश निकालता, फिर उससे मैंने क्या निकालता, दोनों की एनर्जी निकालता, सम करता, तो फाइनल एनर्जी आती, और उस फाइनल एनर्जी को फिर मैं किसमें क्या करता, इनिशियल से माइनस करा देता, तो पता चल जाता कितना लॉस है। तो उतना कुछ करने के बाद मुझे ये फॉर्मूला अपना मिलता, ठीक है। तो अब यहां से मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, मैं देखूंगा कितना लॉस हुआ है, तो ये हो जाएगा C1 भी C के बराबर है, C2 की भी C के बराबर है। अच्छा V1 V के बराबर था और V2 0 था, इनिशियल वोल्टेज क्या थी V2 की, 0 थी, ठीक है, अपॉन C प्लस C। अब यहां पर क्या हो गया, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। तो क्या हो गया, C से एक C कैंसिल आउट हो गया, C से एक C कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, हाफ CV स्क्वायर बाई 2। तो हाफ CV स्क्वायर जो है वो इनिशियल एनर्जी थी, यानी ये हाफ CV स्क्वायर क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी। तो जो लॉस हुआ एनर्जी में वो कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर को मैं इनिशियल एनर्जी लिख सकता हूं, मतलब आधी जो एनर्जी थी वो लॉस हो गई। कितना लॉस हो गया, जब दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, पोटेंशियल को बराबर करने के लिए जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो कितना लॉस हो गया, आधी एनर्जी का लॉस हो गया। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, आधी लॉस हो गई तो आधी बची, तो क्या होगा, डिक्रीजेस बाय द फैक्टर 2, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, एनर्जी मतलब 2 टाइम्स फैक्टर 2 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आपको ये वाला एनर्जी लॉस का फॉर्मूला यूज करना है जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग द कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, मतलब 64 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उनको जोड़ करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है। तो हमसे पूछ रहा है, अगर एक स्मॉल ड्रॉप में जो चार्ज है, एक स्मॉल ड्रॉप में जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू के बराबर है, तो बताइए जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसमें कितना चार्ज होगा। देखो भैया, यहां ना तो कैपेसिटेंस का लॉजिक लगाने की जरूरत है, ना तो पोटेंशियल का लॉजिक लगाने की जरूरत है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक ड्रॉप पर क्यू चार्ज है, सबको जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो आपको चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अगर एक बॉडी पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, दूसरी बॉडी पर भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों बॉडी को जोड़ दिया जाए तो टोटल चार्ज 2Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर ऐसे 64 ड्रॉप्स हैं और हर एक ड्रॉप पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 64Q हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई यहां पर चार्ज की, ठीक है, 64Q हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां Q V सब देना आपको, सब ये धोखा है बस, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। उतनी इंफॉर्मेशन नहीं भी देता तो कर लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन दे दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर लिखा है, इसको कंडेंसर और कैपेसिटर, आप इसको कैपेसिटर भी कह सकते हैं, ठीक है। कंडेंसर को आप कैपेसिटर कह दीजिए। A parallel plate capacitor or condenser is connected with the terminals of a battery। एक चलिए करते हैं इसको, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको कोशिश करो, अगर फिगर बन रही तो ड्रॉ करके उसको करने की कोशिश करो तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है, मेरा ये मानना है, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कंडेंसर, उसको हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 6 mm। जो डी है, जो प्लेट्स के बीच की जो दूरी है, प्लेट्स के बीच की जो दूरी है डी, ये कितनी है, 6 mm है। अगर हम इसको मीटर में करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ द ग्लास प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K,
इज इंट्रोड्यूस्ड और 4.5 मिलीमीटर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम। अच्छा, एक यहां पर ना मैं इसके बीच में ना एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मान लेते इतनी इतनी जगह पे मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ग्लास का इंसुलेटिंग मीडियम होता है ना ग्लास, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां इसके बीच में। और इस ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है ग्लास प्लेट की, इसकी जो थिकनेस है वो है 4.5 mm। जो ग्लास प्लेट मैंने इंट्रोड्यूस किया, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है 4.5 mm। ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कितना है इसका, डाइलेक्ट्रिक क्या है इसका, इसका 6 है। 6 है ना कि 9? अच्छा 9 है, 9 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन द कैपेसिटी विल बिकम। अच्छा, अगर मैं बोल रहा क्या रहा है, अगर मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसके बीच में जो दूरी थी वो 6 थी, वो बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो अगर हम यहां पर इसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें, इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है और उसकी थिकनेस 4.5 है, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आ जाएगा, मतलब चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस वो कितना बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, 2 टाइम्स नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर हमें, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा जब कुछ भी नहीं होता कैपेसिटेंस के बीच में, इंसुलेटिंग मीडियम कुछ नहीं होता, सिर्फ एयर होती है, तो वहां पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। लेकिन अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, और वो कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए, फॉर्मूला क्या है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। याद आया कुछ? ये फॉर्मूला हो जाता है कैपेसिटेंस का जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हो उसके बीच में। ठीक है, तो यहां से अब हम देखते हैं, हम दोनों का ना रेशियो निकालते हैं, सी डैश अपॉन सी करते हैं, सी डैश अपॉन सी करते हैं। तो सी डैश कितना है हमारे पास, सी डैश है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सी कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। चलिए ठीक है, अच्छा साफ दिख रहा है। अच्छा, पहले ज्यादा बेसिक तरीके से चलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बीच में ये डिवीजन हटाने के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो हो जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा, डी भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, तीनों चीजें दी हुई, पुट करते हैं, मिलीमीटर में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मिलीमीटर और देखो ऊपर भी सब मिलीमीटर लेंथ है, नीचे भी मिलीमीटर लेंथ है, तो जो पावर होगी ना 10 की पावर -3 अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं। टी क्या है, -4.5 और के कितना है, 9 है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 4.5 और 9 2 टाइम्स 1/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, 6। अच्छा, 6 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा प्लस 1/2। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, 6 अपॉन 4/2, तो 4/2 तो नीचे बचा 2, तो बचा 6/2, 2 से 6 को कैंसिल आउट किया, बचा 3। तो हमने देखा सी डैश बाई सी कितना आ गया, सी डैश बाई सी कितना आ गया, 3 आ गया। तो सी डैश क्या हो गया, 3C हो गया। मतलब जो पुराना कैपेसिटेंस जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, एयर था, उससे 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर रहा है। वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 3 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम नेक्स्ट एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें कैपेसिटेंस भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ 4 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड समझते हो ना, 10 की पावर -12 फैरेड, 4 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बैटरी का, वो कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी, तो कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज होगा अगर हमने उसको इस बैटरी से कनेक्ट करा ऐसे सिस्टम के साथ। चलिए करते हैं इसको।
देखिए यहां पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, स्मॉल आर कितना है इसका 0.5 ओम है। चलिए ठीक है। अच्छा यहां पर अगर आप ये वाला रेजिस्टेंस देखेंगे और ये ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर रेजिस्टेंस का उसको देखेंगे तो ये पैरेलल है आपस में। ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर वाले के साथ, क्योंकि करंट यहां से जब निकलेगा तो डिवाइड हो जाएगा ना इसमें और इसमें, तो जब करंट का डिवीजन हो जाता है दो ब्रांचेस में तो ब्रांचेस क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अब जब ब्रांचेस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, जितनी वोल्टेज होती है बैटरी की उतनी इस ब्रांच को भी मिलने वाली है और उतनी सेम वोल्टेज इस ब्रांच को भी मिलने वाली है। इतना तो पता है, इतना तो जनरल आइडिया आपको होगा ही। अच्छा चलिए नीचे वाले के हिसाब से चलते हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर कितनी वोल्टेज है 2 ओम के पास, V वोल्ट है जो कि बैटरी की वोल्टेज है, ठीक है। तो यहां पर अब इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से अगर बैटरी से, यहां पर एक चीज मिसिंग है, यहां पर जो बैटरी की वोल्टेज है वो 2.5 वोल्ट है। कितनी है 2.5 वोल्ट। तो देखो यहां इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का अपना खुद का, तो क्या होगा यहां पर थोड़ा सा वोल्टेज बैटरी में ही क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो जितना बैटरी का जो टोटल वोल्ट है वो पूरा का पूरा ना तो इस वाले रेजिस्टेंस को मिलने वाला ना तो ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। सारा खेल यहीं पर है। यहाँ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल क्या होगा वहां पर रुक जाएगा और उसके बाद फिर वो यूज हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पोटेंशियल ऊपर और नीचे वाले कॉम्बिनेशंस को मिलेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। यहां पर ये जो वोल्टेज है, अगर आप इस वाले को ध्यान से देखिए तो यहां पर ये जो वोल्टेज V इसको मिलेगा, V क्या होगा, V होगा E माइनस आई आर, क्योंकि ये ईएमएफ है 2.5 वोल्ट क्या ईएमएफ है। तो ईएमएफ जो यहां पर ये ईएमएफ ये पूरा का पूरा इसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज अंदर ड्रॉप हो जाएगा, तो बचा हुआ वोल्टेज V जाएगा। तो V कितना होगा, अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है, इससे जो करंट I निकलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो I क्या हो गया यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका V कितना हो गया, तो इसको निकालते हैं। V क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, E माइनस आई आर। अच्छा यहां पर जो करंट आ रहा है, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहां से क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर आगे हम, तो I को कॉमन कर लिया तो I कितना हो गया, ठीक है। अब I क्या हो जाएगा, E कितना है 2.5 है, R कितना है 2 है और इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है 0.5 का हो रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 2.5 दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, तो इतना ड्रॉप आएगा करंट, जो इससे जो करंट I निकलेगा उसमें उसकी वजह से कितना ड्रॉप आएगा, यहाँ पर कितना ड्रॉप आएगा, तो अंदर ड्रॉप कितना आएगा, तो ड्रॉप कितना आएगा आई आर से निकाल लेते हैं। I कितना है 1 है, R कितना है 0.5 है, तो यहां से क्या आ जाएगा 0.5 वोल्ट जो है वो अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा। मतलब बैटरी भले ही 2.5 वोल्ट की आपने लगा रखी है, लेकिन जो बैटरी से जो वोल्टेज आपके डिवाइसेस को मतलब कैपेसिटर को मिलेगी या रेजिस्टेंस को मिलेगी वो पूरी 2.5 नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर कितने का ड्रॉप आ रहा है, अंदर ड्रॉप आ रहा है 0.5 वोल्ट्स का। ये स्मॉल आर की वजह से जो बैटरी में ड्रॉप आ रहा है वो कितने का आ रहा है 0.5 वोल्ट्स का। तो यानी जो वोल्टेज मिलेगा वो V कितना मिलेगा 2 वोल्ट्स का मिलेगा दोनों को। तो यानी कैपेसिटेंस को भी कितनी वोल्टेज मिल रही है 2 वोल्ट मिल रही है, कैपेसिटेंस को भी मिलने वाली वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट ही है। तो अब हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। अब हमें चार्ज पता करना है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV हो जाएगा। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 4 माइक्रो दिया, अच्छा माइक्रो ही ले लेते हैं, वहां ऊपर पिको लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं फिर, माइक्रो 4 माइक्रो फैरड। तो माइक्रो फैरड है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। और वोल्टेज कितनी मिल रही है हमने अभी देखा 2.5 वोल्ट की तो बैटरी है, अंदर 1 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है, 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है, तो 2 वोल्ट कैपेसिटेंस को मिलेगा। तो कैपेसिटेंस को 2 वोल्ट मिलेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 2 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलम, यानी 8 माइक्रो कुलम का चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस को मिलेगा। और कैपेसिटेंस पे जो चार्ज आ जाएगा वो 8 माइक्रो कुलम का है। क्या कोई ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमने किया क्या यहाँ पर, हमने पहले ये देखा कि अंदर ड्रॉप कितना हो रहा है, अंदर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है। तो अंदर वोल्टेज का ड्रॉप कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, ठीक है। तो यहां पर हमने ड्रॉप निकाले, तो हमने देखा कि जो करंट है यहां से जो करंट निकल रहा है बैटरी से 1 एम्पियर का निकल रहा है, तो 1 एम्पियर के करंट की वजह से अंदर ड्रॉप कितना आ गया,
तो अंदर का रेजिस्टेंस है 0.5 और उस पे करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, तो अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना यूटिलाइज कर रहा है वोल्टेज 0.5 वोल्ट वही यूटिलाइज कर ले रहा है। तो 0.5 वोल्ट बैटरी में यूटिलाइज हो जा रहा है, तो 2.5 में से 0.5 अंदर यूटिलाइज हो गया। तो बाकी जो डिवाइसेस जो पैरेलल में जुड़े उनको कितनी वोल्ट मिलेगी, 2 वोल्ट मिलेगी। तो अगर कैपेसिटेंस को 2 वोल्ट मिल रही है तो कैपेसिटेंस को 2 वोल्ट मिल रही है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है, तो हम फॉर्मुला लगा लेंगे C इज इक्वल्स टू Q बाय V वाला, और वहां से हम देख लेंगे कैपेसिटेंस कितना चार्ज कैरी करेगा, कैपेसिटेंस कितना चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। डी हमारा सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है, टू चार्जेस 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is electric potential zero? अरे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, फोर्स के लिए भी बनता है, पोटेंशियल के लिए भी बन ही रहा है। चलिए करते हैं इसको। यहां पर क्या लिखा गया है, दो चार्ज, मान लेते एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है। ठीक है, यहाँ जो चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का, और यहाँ जो चार्ज है माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करें, मान लेते किसी इस पॉइंट पर हमारा x डिस्टेंस दूर, 3 से x डिस्टेंस दूर हमारा पोटेंशियल क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। यहाँ डिस्टेंस एक्चुअली हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 15 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, यानी मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। तो मान लेते हैं वी जो ओ पर है और जो वीबी जो ओ पर है, ये जो पोटेंशियल ए की वजह से है और जो बी का उसका सम क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो है, तो यानी क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वीबी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, वीबी उधर जाएगा तो माइनस वीबी हो जाएगा। वी ए कैसे निकालेंगे, के Q1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू के Q2 अपॉन R2। अच्छा, ए पर जो क्यू चार्ज यानी Q1 वो कितना है, वो है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस दूर है वो। अच्छा, यहां पर ये कितना है, Q2 कितना है, Q2 है आपका माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और यहाँ R2 कितना है आपका 15 माइनस 1 x है। ठीक है, अच्छा k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ k है। अच्छा, यहाँ माइनस साइन लिखो तो साथ में, तो यहाँ माइनस भी लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स। ये माइनस ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर भी 10 की पावर माइनस 8 है, इधर भी 10 की पावर माइनस 8 है, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या बचा उसको लिखते हैं, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। इतना, बस इतना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो गया, ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। माइनस 3 उधर चला जाएगा तो माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 5 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ये क्या आएगा 9 आएगा। x हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यूज हम हमारी डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में लिया है तो x भी सेंटीमीटर में आएगा। तो आंसर कौन सा सही दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन सही है, 9 सेंटीमीटर। ए वाला ऑप्शन क्या है, सही। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, आपका फोर्सेस के लिए भी पूछा जाता है कि लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को, उसके बीच बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी या फोर्स कहां जीरो होगा। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका सही ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, अच्छा 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने अब तक। अगला क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चार्ज 2q इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज। मतलब कहने का मतलब ये है, एक क्यूब मैं बनाता हूं ऐसे, क्यूब मान लेना क्यूब है,
ठीक है भैया, इतना प्रिसाइज नहीं बन सकता। बोल रहा है क्यूब है हमारे पास, इसके हर कॉर्नर पर 2q का चार्ज प्लेस है। ये एक कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, ये तीसरा कॉर्नर हो गया, ये चौथा, टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल कितने हो गए? टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए, और आठों कॉर्नर पर कितना चार्ज रखा हुआ है? 2q अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है। अब 2q अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो आपसे बोल रहा है कि इसके सेंटर में बताओ, इस क्यूब के सेंटर में बताओ, इस क्यूब के सेंटर में टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो, सबसे पहली मैं बात बता दूं, देखो डायगोनल दो तरह के होते हैं। अब जैसे यहां पर एक डायगोनल तो साइड का डायगोनल होगा और एक क्यूब का डायगोनल होगा, जो क्यूब के इस एंड को मिलाएगा इस एंड तक। जैसे कमरा है ना, ये कमरा, तो यहां से वहां से जो लाइन जाएगी या वो जो लेंथ होगी और वो उस वाले कॉर्नर पर जाकर के मिलेगी, वो डायगोनल होगा क्यूब का। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्टली मान लेते हैं कोई हमें पूछ रहा है पोटेंशियल क्या रखा है, तो वहां से मेरे को यहाँ डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, वहां से मतलब क्यूब के डायगोनल के अलोंग हमें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो पूरे जो क्यूब का जो डायगोनल होता है, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है, मान लेते हैं अगर क्यूब की साइड ए है, मान लेते हैं जो क्यूब है इसकी साइड ए है, तो जो क्यूब के डायगोनल का लेंथ होगा वो √3a होगा। कितना होगा? √3a। क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? √3a। देखो, एक तो साइड का डायगोनल होता है ना, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैंने बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, तो ये एक डायगोनल होता है, ये साइड का डायगोनल है। ठीक है, एक सरफेस उस पर डायगोनल है। क्यूब का डायगोनल मतलब एक वो वाला कॉर्नर से हम दूसरे वाले कॉर्नर को ऐसे जोड़ेंगे ना, तो वो क्यूब का डायगोनल हो जाएगा। तो क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a होती है। कितनी होती है? √3a होती है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। मैं किस डायगोनल की बात कर रहा हूँ? मैं ये जो कॉर्नर है इसको मैं जोड़ रहा हूँ इस वाले कॉर्नर के साथ। आप समझ रहे हो? ये वाला पीछे वाला कॉर्नर, ये आगे वाला कॉर्नर, इनको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर इस पॉइंट पर मुझे पता करना है पोटेंशियल क्या है। तो सभी का जो डायगोनल है, सभी के डायगोनल, जैसे जैसे मैं यहां से डायगोनल खींचूं, ऐसे इस कॉर्नर को जोड़ूं आगे वाले कॉर्नर को इस पीछे वाले कॉर्नर के साथ, ठीक है, या इस कॉर्नर को मैं जोड़ूं इधर वाले के साथ, ठीक है, तो सभी का ये जो लेंथ होगा वो √3a के बराबर आएगा। कितना आएगा? √3a के बराबर आएगा। या इस कॉर्नर को मैं ऐसे जोड़ूं, ऐसे, तो सभी का जो लेंथ आएगा √3 आएगा। तो ये पूरा √3 है, तो यहां से मुझे इस साइड से पूरा लेंथ थोड़ी जानी, मुझे तो बस सेंटर तक जाना है। तो अगर ये पूरा √3a है, तो ये आधा कितना होगा? अगर अगर ये पूरा √3a है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? ये आधी लेंथ हो जाएगी √3/2a। यहां से यहां तक की लेंथ जो हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये, हर कॉर्नर से जो मैं सेंटर में आऊंगा, तो वहां की लेंथ कितनी हो जाएगी? √3/2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √3a/2a हो जाएगी। ठीक है, √3a/2 हो जाएगी। तो अब यहां से मेरे को क्या करना है? अब टोटल कितने कॉर्नर है? टोटल है 6, सॉरी 8, टोटल 8 कॉर्नर है। तो एक की वजह से पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पर? एक की वजह से क्या होता है पोटेंशियल? एक कॉर्नर की वजह से क्या हो जाएगा? KQ/R। तो K कितना है? K को हम ओपन नहीं करेंगे। Q कितना है? 2Q है ना। K को लिख देते हैं 4πε0 1/, K को क्या होता है? 1/4πε0 ओपन कर लिया। R कितना लेंगे? R लेंगे √3/2 इंटू a। ये हमारा डिस्टेंस है जो कि कॉर्नर से सेंटर तक है, क्यूब के सेंटर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं। तो ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? Q/√3πε0a। ये एक कॉर्नर की वजह से पोटेंशियल है। वैसे सारे कॉर्नर की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो सबका पोटेंशियल इतनी आएगा, क्योंकि चार्ज सेम है और सभी कॉर्नर की सेंटर से डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ टोटल 8 कॉर्नर है, तो एक की वजह से इतना आ रहा है, तो 8 की वजह से कितना आएगा? तो इसमें जो एक की वजह से आ रहा है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? Q/√3πε0a। तो ये आ जाएगा 8Q/√3πε0a। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है कहीं आपको? कोई है ऑप्शन ऐसा? फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला दिख रहा है। थर्ड वाला 8Q/√3πε0a, बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये बड़ा सा ये जो आपको जीरो दिख रहा है ना, एक्चुअली ये एप्सिलॉन का नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हमने क्या किया कि
क्योंकि पोटेंशियल जुड़ जाते हैं सारे, कोई भी चार्ज निगेटिव नहीं है, सारे चार्ज पॉजिटिव, तो सभी की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, वहां पर एड ऑन हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक चार्ज में से जो पोटेंशियल हो उसका जो आपने निकाला वो 8 टाइम्स कर दीजिए, तो 8 चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। तो कितना आ गया, 8q अपॉन √3πε0a। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमसे पूछ रहा है what is the work done in moving a 2 microcoulomb point charge from corner A to corner B of a square ABCD in a figure when a 10 microcoulomb charge exists at the center of the square। अच्छा, स्क्वायर के सेंटर में 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और हमें एक चार्ज जो कि 2 माइक्रोकूलम का उसको A से B तक लेके जाना है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्क डन जो निकालने का फॉर्मूला होता है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू कहां से कहां ले जाना है, VB माइनस VA, VB माइनस VA, ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, नहीं इनटू चार्ज, नॉट अपॉन चार्ज। या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ये V एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कैसे निकलेगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा VB माइनस VA से अपॉन W बाय Q। तो ये Q उधर चला गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से हमें वर्क डन मिलेगा। तो चार्ज हमें कितना मूव कराना है, ये Q की वैल्यू क्या दी हुई है, कितना चार्ज मूव कराना है, 2 माइक्रोकूलम का। और ये इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, 10 माइक्रोकूलम की वजह से। इस 10 माइक्रोकूलम के प्रेजेंस में हमें 2 माइक्रोकूलम को A से B ले जाना है। तो यहाँ जो पोटेंशियल हम देखेंगे वो किस चार्ज की वजह से देखेंगे, 10 माइक्रोकूलम की वजह से। A पर भी वही इसकी वजह से पोटेंशियल देखेंगे और B पर भी। तो A पर जो पोटेंशियल, अच्छा ये स्क्वायर है ना हमारा, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूं। स्क्वायर का ये जो डायगोनल होता है ना, इसकी वैल्यू होती है √2a। तो ये √2a होता है ना, डायगोनल का जो लेंथ होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल का लेंथ होता है वो √2a होता है। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, a/√2 कैसे, अगर √2a हमारा डायगोनल की लेंथ है और मुझे डायगोनल का आधा लेंथ पता करना है, क्योंकि सेंटर तक तो डायगोनल की आधी लेंथ होगी, तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो √2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, a/√2 बचेगा। अच्छा, तो सेंटर इसका नाम दे देता हूं, मान लेता O। पॉइंट O से A तक का जो डिस्टेंस है a/√2 है। पॉइंट O से B का भी डिस्टेंस क्या होगा, a/√2, क्योंकि ये भी डायगोनल का हाफ होगा। तो यहां पर आप देखिए पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है वो कैसे होगा, A पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, KQ/A या R। तो K की वैल्यू हम नहीं रखते हैं, A कितना, Q कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। Q कितना है, 10 माइक्रोकूलम है ना, और R कितना है, a/√2 है। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। B पर पोटेंशियल देखते हैं कितना है, B पर भी पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R ही होगा। तो यहाँ K वही है, चार्ज जिस चार्ज से पोटेंशियल देख रहे हैं वो भी वही है, और जो डिस्टेंस है चार्ज की और उस पॉइंट की वो भी सेम है। यानी हमने देखा कि A और B का जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो जब पोटेंशियल सेम होता है दो पॉइंट्स का, तो उन दोनों पॉइंट्स पर तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 0 करना पड़ेगा, क्योंकि VA और VB इक्वल है, तो इक्वल है दोनों, तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो कोई वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ वर्क डन क्या आएगा, 0। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल पहला ऑप्शन, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन 0 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब दोनों पॉइंट्स का हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, two charges of equal magnitude Q are placed in air at a distance 2a apart and the third charge minus Q is placed at midpoint. The potential energy of the system is, अच्छा मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी करते हैं। यहाँ ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं इससे आपका पोटेंशियल एनर्जी का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। Two charges of equal magnitude Q and Q are placed in air at a distance of 2a. मान लेते दो चार्ज है, एक चार्ज यहां पर Q है और एक चार्ज यहां पर Q, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी बोली गई है, 2a, ठीक है। और एक तीसरा चार्ज है जो है -2q, जो इनके मिड पॉइंट पर है, जो कहां पर है, मिड पॉइंट पर, यानी यहां से यहां तक की दूरी a हो गई। फिर
क्योंकि पूरी दूरी 2a है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो यहां पर अब हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए पूरे सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट क्या निकालने का। अब मान लेते हैं अगर मैं ये एक हमारा सिस्टम है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसको इस सिर्फ इस स्पेस को मान के चलो, सिर्फ ये वाला जिसको मैंने रेक्टेंगल बनाया, इस स्पेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं। तो जब मैं ये वाला क्यू चार्ज इस स्पेस में लाना चाहूंगा तो ये बड़े आराम से आ जाएगा। मान लेते हैं अगर कोई चार्ज इस स्पेस में आने के लिए निकला है और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज नहीं, तो क्या इस चार्ज को यहां तक आने में कोई रोक टोक है, कोई रोक टोक नहीं है, ये आराम से आ जाएगा। तो इस पर कोई वर्क डन करना पड़ेगा इसे यहाँ पर लाने के लिए, हमें यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। देखो भैया कोई चीज एनर्जी तब स्टोर करती है जब उस पर वर्क डन होता है। अभी हमसे पूछ रहे हैं सिस्टम के पास कितनी टोटल एनर्जी है, तो सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी चार्जेस की वजह से होगी। तो चार्ज अगर कोई एनर्जी स्टोर करा होगा तो तभी ना सिस्टम के पास कोई एनर्जी होगी। तो अगर मैं इस क्यू को लाना चाहूंगा इस स्पेस में जहां पहले से कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा। और जब इस पर हम कोई वर्क डन नहीं करेंगे, तो इस पर जब हम कोई वर्क डन नहीं करेंगे, तो जब वर्क डन नहीं किया तो यानी इसके पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई, तो इस क्यू पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इस 2q को यहां लाना चाहते हैं, तो हम इस 2q को यहां लाना चाहते हैं, a डिस्टेंस दूर। तो अभी 2q इतनी आराम से नहीं आ पाएगा, 2q इतनी आराम से नहीं आ पाएगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर 2q को लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस q पहले से प्रेजेंट है और ये प्लस q क्या करेगा, माइनस 2q को नहीं आने देगा, माइनस 2q को नहीं आने देगा। तो हमें माइनस 2q को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहां से यहां लाने के लिए, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा k q1 q2 अपॉन r। मतलब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और जितना हम वर्क डन करेंगे वही क्या होगी, Q2 के पास 2Q के पास एनर्जी होगी। तो यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, Q1 कितना है कैपिटल Q, Q2 कितना है 2Q और उनके बीच की दूरी कितनी a। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा 2Q को उस पॉइंट पर लाने के लिए, उसको लाने के लिए हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखता हूं, हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा किसको, इस वाले चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए। एक्चुअली देखो अगर प्रैक्टिकली सोचो ना, ये चीज मैंने अगर आप देखोगे तो 2q बड़ा है, 2q बड़ा है, तो 2q को आप इस फील्ड में नहीं लाओगे। तो अगर 2q को आप लाओगे तो q अपनी जगह से हिल जाएगा। तो होता ये है बेसिकली, जो बड़ा चार्ज होता है वो अपनी जगह पर रहता है और आप छोटे चार्जेस को उसके फील्ड में लाते हो या उसके पोटेंशियल, उसके किसी पॉइंट के पोटेंशियल पर लाते हो। तो यहां पर आप अगर 2q रखा हो तो आप q को भी लाते ना, तो भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ता। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरा चार्ज q लाना चाहते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर। अब ये क्या q आराम से आ जाएगा, इस पॉइंट पर नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज पहले से हैं, वो इसको नहीं आने देंगे यहाँ पर। तो हमें इस q पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस q पर जो वर्क डन करना पड़ेगा दोनों की वजह से करना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन इस q पर कितना होगा, अच्छा पहले चार्ज पर जो वर्क डन था वो 0 था, यानी पहले चार्ज के पास एनर्जी 0 थी। दूसरे चार्ज के पास जो एनर्जी आई, दूसरे चार्ज के पास जो एनर्जी आई वो किसके बराबर आ गई, वो इसके बराबर। तीसरे चार्ज पर जो एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी, जो वर्क डन पहला वाला करेगा तीसरे पर प्लस जो वर्क डन दूसरा वाला करेगा तीसरे पर। जो भी वर्क डन पहला और दूसरा वाला मतलब पहले वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में जो पहला वाला चार्ज आने नहीं देगा, तो मुझे पहले वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा उसको लाने के लिए, और दूसरे वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में भी उसको लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो नेट कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कि Q1 Q3 अपॉन R13 मतलब 1 से 3 की दूरी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R23 2 से 3 की दूरी। तो Q1 कितना है, Q1 Q के बराबर है, Q3 भी Q के बराबर, उनके बीच की दूरी 2a है, प्लस K Q2 कितना है 2Q के बराबर है, Q3 कितना है Q के बराबर अपॉन उनके बीच की दूरी a है। ऐड करेंगे तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी किसके पास, 3 के पास। तो 3 के पास कितनी एनर्जी हो गई, करते हैं इसको सॉल्व। तो हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2a प्लस K, अच्छा माइनस है ना यहाँ पर, हाँ ये चीज हमने इग्नोर कर दी, ये चार्ज निगेटिव है, माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। और कहाँ पर माइनस आना चाहिए, यहाँ पर भी जो है माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस की जगह जो आप क्या कर लो, यहाँ प्लस की जगह पर आप माइनस लगाओ, क्योंकि वो माइनस है, 2q का जो चार्ज है वो माइनस, उसके यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो ये कितनी एनर्जी आ गई, ये U3 कितना आ गया, U3 आपका आ गया K Q स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2K Q स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, अब नेट टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, तो जो एनर्जी तीनों चार्जेस के पास होगी उसका आप सम कर दीजिए। U1 0 है,
U2 कितना है, U2 हमारा कितना आया था -2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस U3 कितना है, U3 हमारा k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। सॉल्व करते हैं इसको, तीनों को सॉल्व करेंगे, -2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम क्या होगा, 2a एलसीएम हो जाएगा ना, यहाँ पर मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2a हो जाएगा, 2 एलसीएम तो यहाँ पर ये तो ऊपर 2 टाइम्स कर दो, ये 4 हो जाएगा, 4k क्यू स्क्वायर, यहाँ नीचे एलसीएम 2a ही है तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर 2 है तो बस ये सिंपली k क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी है तो ये ऊपर 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि नीचे 2a है तो हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -4 -8 k क्यू स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गया -8k क्यू प्लस 8k क्यू तो आएगा -7k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये इतनी एनर्जी होगी सिस्टम के पास। क्या है ऐसा कुछ आंसर, हाँ है, तो -7q स्क्वायर अपॉन 8 पाइप 7, 8 क्यों आ गया, 8 पाइप 7 नॉट कहां से आया, k को ओपन करोगे तो k हो जाएगा 1/4 पाइप 7 नॉट और 4 2 8, तो ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, ये वाला सही ऑप्शन है। ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास होगी वो हम ऐसे निकालेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जिसको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको तुरंत समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आगे अपने मिड पॉइंट यानी 10वें क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2, अच्छा ये करा है क्या अभी नहीं, अच्छा ये नया क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड माइनस 2q आर प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज देयर सेपरेशन टू 2a विल बी। क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं प्लस क्यू है और -2q -2q इनके बीच की जो दूरी जो है वो a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो मान लेते हैं सारी दूरी क्या है a। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें कितना एनर्जी देनी पड़ेगी या कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सॉरी वर्क डन कितना करना पड़ेगा ताकि हम इन चार्जेस को ऐसा सेपरेट करें कि इनकी दूरी कितनी हो जाए, इनकी दूरी हो जाए कितनी हो जाए, इनकी दूरी 2a हो जाए। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहां पर थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया। काम ज्यादा क्यों हो गया, पहले आप ये देखो कि इस सिस्टम को सेट करने में कितनी एनर्जी लगी थी, इस सिस्टम को सेट करने में कितना वर्क डन लगा था। कैसे निकालेंगे, जस्ट पहले निकाला, पहले ये चार्ज लाए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, या पहले ये चार्ज लाए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, फिर इसको लेकर के आए तो इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन करना पड़ा, फिर इसको लेकर के आए तो इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ा। निकाल लोगे इसका पता चल जाएगा। ये पहले सिस्टम जो सिस्टम 1 की एनर्जी निकाल लो पहले, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये सेकंड सिस्टम की एनर्जी कितनी है वो निकाल लो। कि पहले हम मान लेते हैं -2q को लेकर के आए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, फिर +q को लेकर के आए तो कुछ वर्क डन करना पड़ा इसके रिस्पेक्ट में, फिर -2q को लेकर के आए तो फिर वर्क डन करना पड़ा इन दोनों के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से टोटल एनर्जी जो टोटल आपने जो वर्क डन किया वही सिस्टम के पास एनर्जी होगी। तो आप सेकंड सिस्टम की एनर्जी निकाल लीजिए, फिर कितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आप क्या करिए, दोनों एनर्जी का माइनस कर दीजिए, दोनों एनर्जी को क्या करिए, दोनों एनर्जी को माइनस कर लीजिए, कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यही आपका आंसर होगा। और इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता आंसर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जो सही आंसर है 10th क्वेश्चन का, इसका सही आंसर डी है, ठीक है। 10th क्वेश्चन ही है ना हमारा, 10th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ नहीं। इसका आंसर जो है इनमें से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व नहीं करना। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है, मुझे कमेंट करिएगा, जो इसका सही आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसे जस्ट पहले हमने देखा था कि किसी सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालते हैं। आपको भी क्या करना है, आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पहले आप देखो कि आपने कितना वर्क डन करना है, आपको इस सिस्टम के लिए निकाल लो, आपको इस सिस्टम के लिए कितना वर्क डन करना वो निकाल लो, तो आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, तो दोनों का वर्क डन जो आपने निकाला है उसको माइनस कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है और आप इसे खुद सॉल्व करेंगे।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए एक तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये करते हैं। क्वेश्चन क्या है, two metal spheres, one of radius r and other of radius 2r respectively have the same surface charge density q, sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है आपसे, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस 2r है। बोल रहा है दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसकी भी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि अगर हम दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे, कांटेक्ट में ले आने के बाद जब इनको दूर ले जाएंगे तो अब दोनों की नई चार्ज डेंसिटीज क्या हो जाएंगी। तो देखो ये दोनों ना एक तरीके से कैपेसिटर है ना, क्या करें, चार्ज स्टोर कर रहे हैं ना सरफेस पर, कैपेसिटर। तो जब हम दो कैपेसिटर को पास लाते हैं या जोड़ते हैं आपस में तो क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं होता है तब तक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तब तक चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पर दोनों का हम देखेंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम कब होगा, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम कब होगा, उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब इनका जो इनको जब आप क्लोज ले आओगे, जब इनको आप कांटेक्ट में ले आओगे तो क्या होगा, इनको कांटेक्ट में ले आने के बाद इनका पोटेंशियल इक्वल होगा, इनका पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कैसा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया होती है, चार्ज अपॉन एरिया होती है, ठीक है। तो यहां पर पहले चार्ज कितना था सरफेस पर, तो एरिया कितनी है इसकी, एरिया इसकी 4 पाई आर स्क्वायर है। फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट वाले एरिया की बात करते हैं, ठीक है, सिग्मा फर्स्ट वाले की एरिया कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर की सरफेस एरिया ऐसे ही निकालोगे तो चार्ज कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा। ये पहले पर चार्ज है, पहले के पास इतना चार्ज है। दूसरे के पास कितना चार्ज है ये देखते हैं, दूसरे के पास कितना चार्ज है, दूसरे की एरिया A2 मान लेते हैं। अच्छा, A2 कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ कितना है, 2r के बराबर है, आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू, अच्छा इसको Q1 मान लो ना, इसको Q2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन करेंगे अगर हम इसको एयर, तो हो जाएगा 4 2 2 4 4 आर स्क्वायर, तो 4 4 16 हो गया ये। Q2 इज इक्वल्स टू 16 पाई आर स्क्वायर, तो Q2 क्या आ गया यहाँ से, तो देखो दोनों की चार्ज डेंसिटीज इक्वल थी, दोनों की चार्ज डेंसिटीज इक्वल थी, लेकिन दोनों का चार्जेस इक्वल नहीं है, दोनों के चार्जेस इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों के चार्जेस इक्वल नहीं है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है कम चार्ज है सरफेस पर, और यहाँ पर क्या है, चार्ज सरफेस पर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, सरफेस पर चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, कि आपसे ये बोल रहा है कि जब दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे और दूर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर नई चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर मैंने क्या बोला, जब हम दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों का चार्ज क्या होगा, दोनों का चार्ज बराबर होगा, सॉरी चार्ज कह रहा हूं, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा आपस में। जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होता तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, यही चीज होगी। तो अब यहां पर पोटेंशियल बराबर करना है, तो हमें पता है यहां पर इस चीज को कैसे करेंगे आगे, इसको कौन सा लॉजिक लगाएंगे यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, सरफेस पर पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पोटेंशियल का लगाएंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। सरफेस पर कितना पोटेंशियल है डिपेंड करेगा के क्यू बाय आर से। देखो जब
देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का केस हो, सरफेस पर अगर चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हम मान लेते हैं वो जो चार्ज है ना वो सेंटर में, सारे जो चार्जेस हैं सरफेस पे वो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहां से क्या हम करेंगे, यहां से हम पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों का जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो यहां पर V1 विल बी इक्वल टू V1, जो पहले का जो पोटेंशियल है वो दूसरे के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा जब आप कांटेक्ट में लाओगे। कब से यही तो कह रहा हूं। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है K Q बाय R1, Q1 अपॉन R1, Q1 डैश, क्योंकि पोटेंशियल बराबर होने के बाद चार्जेस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अब मान लेते हैं जो चार्ज होगा सरफेस पर वो Q1 के बराबर हो जाएगा, Q1 कैपिटल Q ले लेते हैं, Q1 डैश, और दूसरे पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K Q2 डैश अपॉन R2। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, तो मान लेते हैं जो नया चार्ज है वो Q1 डैश है, और R कितना रहेगा, R अभी भी क्या रहेगा, R के बराबर होगा। और यहां पर जो होगा, यहां पर जो नया चार्ज है, यहां इसको डैश करो, ठीक है, यहां हो जाएगा K Q2 अपॉन 2R। तो यहां से क्या होगा, यहां से R कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल आउट हो गया, Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश अपॉन 2, तो Q2 Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2। ये एक इक्वेशन बन गई। हमें ये पता चल गया कि जो चार्ज होगा सेकंड वाली सरफेस पर वो दुगना होगा एज कंपेयर टू जो फर्स्ट वाली सरफेस पर चार्ज है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो चार्ज होगा वो Q2 जो होगा वो दुगना होगा किससे, Q2 जो होगा वो दुगना होगा किससे, Q1 से। यानी अगर Q2 पर 10 कूलम का चार्ज है तो मतलब अगर इस सेकंड सरफेस पर, सेकंड स्फीयर पर अगर 10 कूलम का चार्ज है तो फर्स्ट स्फीयर पर जो चार्ज होगा 5 कूलम का होगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जब दोनों को हम कांटेक्ट में कर देंगे। ठीक है, अब यहां से हमें पता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो पहले टोटल चार्ज कितना था, पहले टोटल चार्ज कितना था, इसको Q1 लिख देता हूं। पहले टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2 था। और अब टोटल चार्ज कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, वो हमेशा इक्वल रहेगा। जो टोटल चार्ज पहले था और जो टोटल चार्ज अभी वो इक्वल रहेगा। तो Q1 कितना था, ये था 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q2 कितना था 16 पाई R स्क्वायर सिग्मा। अब Q1 डैश और Q2 डैश, तो Q2 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, Q2 डैश को मैं 2Q1 डैश लिख सकता हूं, लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 20 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा प्लस 16 पाई R स्क्वायर सिग्मा क्या हो जाएगा, 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल्स टू 3Q1 डैश, क्या हो जाएगा, 3Q1 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 20/3 पाई R स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल्स टू Q1 डैश। तो Q1 डैश इतना आ गया 20/3 पाई R स्क्वायर डैश। तो Q2 कितना आ जाएगा, Q2 इसका डबल है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Q2 कितना आ जाएगा 40/3 पाई R स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल्स टू Q2, क्योंकि Q2 क्या है, डबल है Q1 का। तो Q1 अगर इतना आ रहा है तो Q2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चार डेंसिटीज क्या हो जाएंगी, चार डेंसिटीज क्या हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि फाइनल हमारा क्या आया है, कैसे किया है। अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इस स्फीयर को मिटा देता हूँ, इन स्फीयर्स को मिटा देता हूँ, बहुत जगह मिलेगी मुझे। ठीक है, ये स्फीयर को मिटा, फाइनल आंसर मैं यहां करता हूं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर सिग्मा 1 डैश कितना हो जाएगा, तो सिग्मा देखो सर, एरिया तो वही है, सरफेस एरिया तो वही है, लेकिन चार्ज बदल गया। तो Q1 डैश अपॉन ए स्क्वायर, A1 स्क्वायर, तो A1 कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर होगा। अभी भी रेडियस जो पहली सरफेस थी उसका रेडियस अभी भी R है। तो यहाँ Q1 डैश कितना आया मेरे पास, Q1 डैश मेरे पास आया है 20/3 पाई R स्क्वायर सिग्मा, यही आया ना, ये आ गया Q1 डैश अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। देखो पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल, 4 से मैं 20 को काट सकता हूँ 5 टाइम्स, तो सिग्मा 1 डैश आ गया 5/3 सिग्मा, ये आ गया सिग्मा 1। सिग्मा 2 की बात करता हूँ, सिग्मा 2 डैश जो नया, जो सेकंड वाली सरफेस पर नई चार्ज डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी
Q2 डैश अपॉन 4 पाई, अब उसकी भी एरिया अभी वही रहेगी, उसका रेडियस अभी वही रहेगा क्योंकि सरफेस थोड़ी बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 डैश कितना है, Q2 डैश है 4t/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई। टू को क्या लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर है ना उस जगह 4r², तो आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 टाइम्स 40, अच्छा 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, तो फाइनली क्या बचा, ये बचा 5/3 सिग्मा अपॉन 2, ये 3 नीचे आ जाएगा तो जाएगा 5/6 सिग्मा, तो सिग्मा 2 डैश कितना हो जाएगा 5/6 सिग्मा। तो पहले सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 5/3 सिग्मा हो जाएगा, और जो दूसरी सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी वो 5/6 सिग्मा के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। पहली वाली सरफेस जिसको उन्होंने पी से डिनोट किया और दूसरी सरफेस इनको क्यू से, तो 5/3 इंटू सिग्मा और 5/6 इंटू सिग्मा, तो ये आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बी डिनोटेड बाय के एंड वाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्स है, देन अ मटेरियल सुटेबल फॉर यूजिंग इट एज अ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर मस्ट बी। तो कैपेसिटर के लिए बेस्ट क्या होना चाहिए, हाई की और हाई एक्स होना चाहिए, मतलब ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होनी चाहिए, मतलब ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और कम वैल्यू होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, सेकंड ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन क्या है कि दोनों ही कम होने चाहिए। देखिए मैं आपको पहले दोनों का मतलब बताता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल के लिए होता है ना, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हो तो हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। आपने करा होगा सॉल्व ये कि जो नया कैपेसिटेंस आता है, अगर आपने के वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो वो जो होता है नया कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है एज कंपेयर टू जब एयर में वो कैपेसिटेंस, जब उस कैपेसिटर के बीच में जब एयर था उसके रिस्पेक्ट में वो के टाइम्स बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू, हम चाहते हैं कि हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा डाइलेक्ट्रिक वैल्यू को क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है कोई भी मटेरियल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को विदस्टैंड कर पाता है, जितना ज्यादा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को वो विदस्टैंड कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में विदस्टैंड कर जाए, तो इसलिए हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा दोनों ही ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें इंसर्ट करना है और हमें ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला भी जो मटेरियल है वो इंसर्ट करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, हाई के एन हाई एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर बिलो। हमें बताना है कि कैपेसिटेंस पता करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो नीचे दिया हुआ है। तो करते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A। अगर डाइलेक्ट्रिक है तो फॉर्मूला ये हो जाता है -T + T/K। पुट करते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट A D। ऐसा थिकनेस कितनी है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, D/2 है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T/2। तो T की जगह पर हम क्या, ये T है, हम T की जगह पर क्या रखेंगे, D/2 रखेंगे, और इस T की जगह पर भी T/2 रखेंगे। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू K दी हुई है। सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, D में से D/2 माइनस करोगे तो D/2 ही मिलने वाला है, प्लस ये क्या हो जाएगा D, और ये 2 नीचे आ जाएगा, K के साथ ये हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं नीचे, तो एलसीएम कितना आएगा, अच्छा इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। आगे का जो है इधर देखो, हमारा कितना आया C, अभी तक C कितना आया, C आया
एलसीएम लेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉमन लिया, के प्लस वन अपॉन टू के, ये टू के ऊपर चला जाएगा। ऐसा है क्या कहीं ऑप्शन, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, देखना ध्यान से। टू के ए एप्सिलॉन नॉट डी के प्लस वन, टू के एप्सिलॉन नॉट, मुझे पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। टू के ए एप्सिलॉन नॉट के प्लस वन, डायरेक्ट फॉर्मूला पर था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आपको कि जब आप डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस कर रहे हो टी थिकनेस का तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये भी वही बात हो गई, पहले हेक्सागन बनाते हैं। यहां सेंटर में हमें पोटेंशियल पता करना है, और हमसे बोला क्या है कि जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डायगोनल की लेंथ होती है ना, जो हेक्सागन के जो डायगोनल की लेंथ होती है, हेक्सागन की जो डायगोनल की लेंथ होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू साइड। अगर साइड ए है तो उसका डायगोनल, सारे डायगोनल 2a के बराबर होंगे, यानी सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी, यहां से सेंटर तक की डिस्टेंस ही ए हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि अगर हर साइड पर 5 माइक्रोकूलम का ऐसे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी सब जगह, तो सेंटर में पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कितना होगा एक चार्ज की वजह से, वो देखो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, v के क्यू बाय आर। तो k कितना है हमारे पास, k है 9 इंटू 10 की पावर 9, q कितना है 5 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस कितनी है, तो साइड हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो साइड का जितना लेंथ होता है वही डायगोनल के हाफ का लेंथ होता है, यानी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 ही सेंटीमीटर है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करेंगे, तो मीटर में करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 करेंगे, इसको काटा यहाँ से 2 टाइम्स, इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस किया, ये हो गया, पावर सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 तो जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और नीचे 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाकर के -2 + 2 जाएगा, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5। ये वोल्ट आपका, इतना आपका पोटेंशियल आ गया, इतना आपका पोटेंशियल आ गया एक चार्ज की वजह से। ये एक चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल है, तो कितने चार्ज होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चार्ज है, एक की वजह से 4.5 है, तो 6 की वजह से क्या होगा, 6 इंटू 4.5, 10 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 24, 27 पॉइंट यहाँ लगा दिया, 10 की पावर 5, तो 27, यानी 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट्स। क्या है ऐसा कोई ऑप्शन, बिल्कुल है बी ऑप्शन, 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, यही हमारा क्या है पोटेंशियल, यही हमारा क्या है पोटेंशियल है सेंटर पर सबकी वजह से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हैं। आपसे बोल रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या है 8 पिकोफैराड है। तो अगर हम उस कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस को रिड्यूस कर दें हाफ और उनके उसके स्पेस में भर दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, तो बताइए नया कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। चलिए करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 15। चलिए मान लेते कैपेसिटेंस C है, तो कैसे जब एयर होती है कैपेसिटेंस के प्लेट में तो कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन A बाई डी। ये वैल्यू हमें 8 पिकोफैराड दी हुई है, 8 इंटू 10 की पावर -12। चलिए ठीक, एप्सिलॉन A बाई डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं।
अब जो नया कैपेसिटेंस है उसमें एक तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो k से मल्टीप्लाई हो जाता है फॉर्मूले में बस, और डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो ये चीज हो गई। तो यहां पर ये क्या हो गया, सी डैश क्या हो गया, ये हो गया 2, ऊपर से लगेगा 2k एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, हमने दोनों कंडीशन रख दी ना, हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक जितना होता है नया कैपेसिटेंस उतना टाइम्स बढ़ जाता है। तो जैसे अगर एयर था तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d था, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक K हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो K से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आगे देखिए यहां पर, अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू कितनी हमें पता है, 8 इंटू 10⁻⁻12 है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज को रखेंगे। अच्छा K कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, रखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 6 जा 12, 12 8 जा 96, 96 पिको फैराड। क्या ये है ऑप्शन में? जी बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, इस पॉज करके आगे बढ़ते हैं। 3 कैपेसिटर each of a capacitance of 9 picofarad are connected in series. What is the potential difference across each capacitor? अच्छा सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आ गया, करते हैं इसको भी। अच्छा क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर है, ऐसे 3 कैपेसिटर है, इनको हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है एक बैटरी से 120 वोल्ट की, तीनों आइडेंटिकल है, सी सी एंड सी। हमें बताना है तीनों कैपेसिटेंस की वोल्टेज क्या होगी, इंडिविजुअल वोल्टेज क्या होगी। तो हमें पता है जब हम कैपेसिटेंस को सी में सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सारे कैपेसिटेंस पे जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। सारे कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर हमें ये बात पता है कि जो सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो होता है 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। तो तीनों ही क्या है, 9 है। 9 पिको, देखो सब तीनों पिको फैराड में, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको भी पिको में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको पूरा लिखने की। तो ये हो जाएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये 1/c आ गया, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/c आ गया 1/3, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो c आ गया 3, तो 3 पिको फैराड। तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो 3 पिको फैराड है। जो चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा, जो कैपेसिटेंस पर चार्ज आएगा वो नेट कैपेसिटेंस की वजह से आएगा, और नेट कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास, 3 पिको फैराड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV। तो नेट जो चार्ज होगा तीनों पर, जो बैटरी से, देखो बैटरी से ही चार्ज निकलेगा ना, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और डिपॉजिट होगा, तो कितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा वो नेट कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा, वो कितना है 3 पिको फैराड। जैसे चार्ज कितना डिपॉजिट होगा सब पर, तो इसको क्या करते हैं 3 पिको फैराड इंटू 120 करते हैं, ये कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा। ये इतना चार्ज जो है बैटरी से निकलेगा, और तीनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हुआ, डिपॉजिट होगा। अब हमें तीनों का कैपेसिटेंस पता और तीनों पर कितना चार्ज है ये पता है, तो तीनों का वोल्टेज कितना होगा, तो तीनों का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C। तो Q कितना है, Q हमारा है 360 इंटू 10 की पावर -12 है, और C कितना है हमारे पास 9 पिको फैराड है, 9 इंटू 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -12 पहले कैंसिल करो, 9 4 जा और 360 तो 0 लगा दो, यानी V1 कितना आ गया 40। देखो सबका Q और V सेम है, सॉरी सबका Q और C सेम है, सबका Q और C, तो एक का अगर 40 है तो दूसरे का भी 40, तीसरे का 40, तो 40 40 40 टोटल 120। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है 40 वोल्ट्स, पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a parallel plate capacitor with air between them, air between the plates
ईच प्लेट हैज अ एरिया ऑफ 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, and the distance between the plates is 3 millimeter. If the capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? चार्ज पता करना है। पहले कैपेसिटेंस देखो, यहाँ जो पैरेलल प्लेट है ना, तो पहले पैरेलल प्लेट की जो वैल्यूज है उससे पहले ये निकाले कि कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है, कैपेसिटर की क्या वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू किससे आएगी, इससे आएगी। एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितनी है, एरिया हमारी कितनी दी हुई है 6 इंटू 10 की पावर -3 दी हुई है, और डी कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया 3 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -3 से सॉल्व करेंगे। ये कितना आ गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 8.85 इंटू 2, अब पावर सॉल्व करेंगे -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -12 बचेगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 आगे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 8 16 17, 2 8 16 17, इतना कैपेसिटेंस आ गया है, यानी 17.7 पिको फैराड का हमारा कैपेसिटेंस आ गया। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई 17.7 आ गई। अब देखिए हमें चार्ज बताना है, तो चार्ज कितना होता है सीवी के बराबर होता है, कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 17.7 इंटू 10 की पावर -12 आ रहा है, और कितना बैटरी से कनेक्ट किया था 100 वोल्ट्स दिया था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.7 और 100 के से 2 पावर, 100 क्या होता है, 100 होता है 10 की पावर 2 होता है ना, तो 10 की पावर -12 और 10 की पावर 2 को आप सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 10 की पावर -10 कूलम। क्या है ऑप्शन ये 1.77 इंटू 10 की पावर -10, हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पर 17.7 आप पॉइंट इधर आगे, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे, ये पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे तो एक पावर कम हो जाएगी ना, तो 1.77 इंटू 10 की पावर 9 कूलम हो जाएगा। ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, आसान क्वेश्चन था ये भी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ कैसा फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply। एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर उसको 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सप्लाई से और फिर कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर से, तो कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी। तो यहाँ देखो एनर्जी लॉस वाला फॉर्मूला भी जस्ट पहला ही क्वेश्चन था हमारा, शायद हमने जब एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन था मैंने डिस्कस किया था, जो एनर्जी लॉस्ट होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस के उस दौरान जो होगा, जो एनर्जी लॉस होगा वो ये है। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर पहले वाले कैपेसिटेंस का सारा केस लिखे, पहले वाले कैपेसिटर का केस लिखे तो उसका कैपेसिटेंस कितना है 600 है, 600 पिकोफैरेड है, ठीक है। अच्छा कितने वोल्ट से कनेक्ट किया गया है 200 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। दूसरे वाले कैपेसिटर का अगर सिनेरियो देखा जाए तो उसका कैपेसिटेंस उसका भी 600 है, लेकिन उसकी वोल्टेज कितनी है 0 है। ये दो ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि कितनी एनर्जी लॉस होगी, बस ये दो इंफॉर्मेशन से एनर्जी लॉस का पता चल जाएगा। तो कितनी एनर्जी है 600 पिकोफैरेड, पिको यानी 10⁻12 इंटू 600 फिर से पिकोफैरेड, V1 माइनस V2, V1 कितना है 200, V2 कितना है 0 स्क्वायर अपॉन 600 इंटू 10⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻12। अब ये कितना हो जाएगा हाफ, यहां पर क्या हो जाएगा 600 इंटू 6, एक पास कर लेते हैं इसको, 10⁻12 इंटू 10⁻12। अच्छा 200 माइनस 0 तो 200 का स्क्वायर हो गया, ये तो इसको लिख देते 200 इंटू 200। स्क्वायरिंग नहीं करते अभी कोशिश करेंगे जितना सिंप्लीफाई कर सके, जितना सिंप्लीफिकेशन कर सके। उसके बाद 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1200 इंटू 10⁻12। अच्छा कहोगे सर यहाँ तो 2 बार 10 की, ये प्लस हो रहा है भैया, सेम पावर है ना, तो तभी ऐड किया मैंने इनको, ठीक है। या आप ऐसा कर लो 10⁻12 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 600 प्लस 600 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 600 और 600 का सम 1200 हो जाएगा, और 10⁻12 तो बाहर था ही, तो यहाँ से एक 10⁻12 और एक 10⁻12 कैंसिल हो गया 1200, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 2 से ये 200 कैंसिल करा तो 100 आ गया, हो गया सिंप्लीफाई। अब कुछ नहीं है बचा, अच्छा यहाँ पर बचा हुआ ये भी 2 से काटा मैंने, इस 200 को, ये आ गया 100। तो क्या फाइनल बचा हमारा, बचा 600 इंटू 10⁻12, एक ये 600 बचा, एक 10 और एक यहाँ 100 इंटू 100,
यानी 100 इंटू 100 बचा बस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो टोटल 6 जीरो ना, तो 6 पावर्स की कम कर दो, 10⁻⁻6 कर दो, तो इतना लॉस आएगा। क्या है आंसर ऐसा? हाँ, थर्ड ऑप्शन आप देखिए, 6 × 10⁻⁶ जूल, 6 × 10⁻⁶ जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना लॉस हो जाएगा एनर्जी का, इतना लॉस हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया, आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज ऑफ 8 मिलीकुलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट इतना टू इतना वाया द पॉइंट इतना। चलिए देखते हैं। मान लेते ये ओरिजिन है, ये इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई हो गया, इधर जेड हो गया। एक चार्ज जो यहाँ ओरिजिन पर है कितना है, 8 मिलीकुलम का, 8 मिलीकुलम का चार्ज ओरिजिन पर है। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस स्मॉल चार्ज को बाय टेकिंग, हाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग, अच्छा ये वाले चार्ज को -2 × 10⁻⁹ कूलम के चार्ज को हमें कहां से कहां ले जाना है, हमें P से Q तक ले जाना है वाया पॉइंट R। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है हमें कहां से कहां तक ले जाना है, ये डिपेंड नहीं करता किस रास्ते से ले जाना है। आप ये बिल्कुल मैटर नहीं करता आपको किस रास्ते से उसे लेके जाना है, मैटर ये करता है कि आप कहां से कहां लेके जा रहे हो। तो यहाँ वाया जो दिया है ना, अगर ये चीज नहीं भी देती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और दे दिए तो भी हमें इस पर ध्यान नहीं देना, तो भी हमें इस पर ध्यान नहीं देना। हमें देखना क्या है, बस हमें ये देखना है कि हम चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो कैसे निकाला जाता है, जिस पोटेंशियल से आप जिस दूसरे पोटेंशियल पर लेकर के जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट्स का, उससे पता चलता है वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ये डिपेंड नहीं करता आप कहां से लेके आ रहे हो, वो दो पॉइंट्स के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो अब यहां कैसे करेंगे इसको, तो यहां पर ओरिजिन पर रखा हुआ है, और अब पी कहां पर है, पी एक्स एक्सिस पर है, अरे सॉरी, पी जो है आपका वो पी आपका है जेड पर 3, मतलब यहां पर है कहीं, और आपको कहां लेकर जाना है, वाई पर लेके जाना है 4, यहां पर कहीं। ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया 0 4 0, और ये आपको कोऑर्डिनेट क्या हो गया, z का हो गया, कितना हो गया 0, 0, 3, 0, 0, 3 हो गया। आपको यहां से यहां लेकर के जाना है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना, और आप ये देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, कितना दूर है ये पॉइंट 8 कूलम से, 8 मिली कूलम से, तो पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q। तो P पर पोटेंशियल कितना है, P पर पोटेंशियल है आपका K Q/R, 8 मिली कूलम की वजह से पोटेंशियल कितना है यहाँ पर, K कितना होगा 9 × 10⁹ Q कितना 8 मिली कूलम है, 8 मिली यानी 10⁻⁻3, और डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में करेंगे 3 × 10⁻⁻2 कर लेंगे। यहाँ से 3 से इसको 3 टाइम्स काट दिया, ये -2 चला जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 9 + 2 11, और 11 - 3 कितना होगा, 11 - 3 आपका 8 हो जाएगा ना, 11 - 3 आपका 8 हो जाएगा, तो 8 3 24 × 10⁸, इतना ज्यादा वोल्ट, तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। 8 मिली कूलम है ना, बहुत बड़ा चार्ज हो गया वोल्ट मतलब, तो इतना वोल्ट है यहाँ वीपी पर। क्यू पर कितना वोल्ट है, तो क्यू कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा K Q/R, ठीक है। तो यहाँ पर K वही 9.9 × 10⁹ क्यू कितना है, इस पर चार्ज वही है, उसी चार्ज की वजह से देख रहे हैं, और R कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 2 8 9 2 18 × 10⁸, ठीक है, वोल्ट्स। तो हमें कहां से कहां लेके जाना है, P से Q की तरफ लेके जाना है, P से Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कितने चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो, कितने चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा 24 × 10⁸8 इंटू सॉरी -18 × 10⁸,
और Q कितना है आपका, Q आपका, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर VQ माइनस, आप जहां से जहां लेके जाते हो वो करते हो ना, आप क्या कर रहे हो, आप P से Q ले जा रहे हो, तो आप P से Q ले जा रहे हो तो Q का क्या पोटेंशियल है, माइनस कहां से लेके जा रहे हो, P से लेके जा रहे हो, तो ये होगा आपका, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 24 इंटू 10 की पावर 8, और Q कितना है, Q हमारा है -2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -9, तो ये आएगा -6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू -2 इंटू 10 की पावर -9, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -1 है, तो यहाँ पर पॉइंट ऐसे लगा दो, 1.2 जूल, 1.2 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे करना, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, P से Q ले जाना है तो VQ माइनस VP करा, और जितने चार्ज को ले जाना उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वर्क डन आ गया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, अच्छा बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया, अलोंग द एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वो प्लेन जहां पर सब पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हमसे बोल रहा है अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, बनाते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ऐसे, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर जो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ऐसे बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ऐसे ड्रॉ होता है ना, क्योंकि ये वो सरफेस है जिस पॉइंट पर हर पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इस सरफेस में हर पॉइंट पर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस की, ये जेड एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस के, क्या वो पैरेलल होगा वाई जेड प्लेन के, क्या वो परपेंडिकुलर होगा वाई जेड प्लेन के, या क्या वो परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस के। तो ये जो है ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन आपका कौन सा है, ये प्लेन आपका वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन के आपके क्या है, पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरीके से हमारा ये एमसीक्यू सेशन चैप्टर 2 का ओवर होता है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। आप अगर आपने इस एमसीक्यू सेशन से पहले चैप्टर 2 रिवाइज किया होगा तो आपको काफी मदद मिलेगी इससे कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। और अगर नहीं पढ़ा और ये एमसीक्यू सेशन देखा है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वो चैप्टर आप एक बार रिवाइज करिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगी, ठीक है, थैंक यू।